नमस्कार। आज आपके सामने मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूं, चांदी की तितली। यह एक अमेरिकन कहानी है और पर्ल बक के द्वारा लिखी गई है और इसका अनुवाद किया है अमृता प्रीतम जी ने। पढ़ते हैं कहानी। आज मैं आपको अपनी मां के बारे में बताऊंगा। चीन की पुरानी संस्कृति ने मां को बहुत महानता दी है। जब फौजें चीन के गांवों से जवान लड़कों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाती थी, तब वे और किसी को नहीं, मां को पुकार कर रो उठते थे। यांगत्से नदी के किनारे हमारा एक मैला कुचैला गांव था। घर ऐसे थे जैसे वे बनाए ना गए हों, उनका एक ढेर सा लगा दिया गया हो। हमारा घर जैसा भी था, गांव का सबसे अच्छा घर था, क्योंकि हम कुछ खाते पीते लोग थे। हमारे पास कम से कम 20 एकड़ भूमि थी और मेरे पिता की धाक केवल उनकी भूमि के कारण नहीं थी, उनकी एक बड़ी सुंदर रखैल के कारण भी थी। वो ही मेरी मां थी। मेरा एक भाई भी था, पर वो 5 बरस का होकर मर गया था। मेरा जन्म उसके बाद हुआ था। मुझे सदा यह लगता था कि मेरी मां मुझसे कहीं अधिक मेरी उस मृत भाई से प्यार करती थी। शायद इसलिए कि वो पुत्र उसकी जवानी का सपना था और मेरे समय तक मेरी मां की आयु ढल चुकी थी। और इसका यह अर्थ नहीं था कि मेरी ओर से वो विमुख थी, बल्कि वो सदा मेरे जमींदार पिता से तकाजा किया करती थी कि वो मेरा भी उतना ही ध्यान रखे जितना वो अपने कानूनी बच्चों का रखते थे। इसके लिए मैं अपनी मां का ऋणी हूं। फिर समय ने करवट बदली और नई पीढ़ी के लोगों ने मेरे पिता को हिरासत में ले लिया, सिर्फ इसलिए कि वो जमींदार थे। सब जमींदारों पर मुजारों ने दोष लगाए थे और मेरे पिता पर भी। वो भूल गए थे कि उनके बुरे समय में मेरे पिता उनकी किस तरह सहायता किया करते थे। फसलों के मौकों पर वो किस तरह अपना हिस्सा छोड़ दिया करते थे, उनके झगड़े टंटे निपटा देते थे और अपने पास से मदद भी दिया करते थे। लेकिन ये सब भुला देने से उनका ज्यादा कसूर नहीं था। लेकिन ये सब भुला देने में उनका ज्यादा कसूर नहीं था, क्योंकि अगर वो कोई दोष न लगाते तो नई पीढ़ी के हाथों सजा भुगतते। सभी जमींदारों को मर जाना चाहिए था, ताकि नए समाज की नींव दृढ़ हो सके। हमारे अपने बगीचे में ही एक ऊंचे पेड़ के साथ मेरे बाप को उल्टा बांध दिया गया था और जीते जी उनकी खाल खींची गई थी और हम सबको, घर के लोगों को जबरदस्ती सामने खड़ा करके ये सब कुछ दिखाया गया था। फिर मेरे पिता की पत्नी को और उसके बच्चों को कहां भेज दिया गया मुझे नहीं मालूम। मैं, मेरी पत्नी, मेरी मां एक कोठरी में बंद कर दिए गए। इस कोठरी में पहले हमारा चौकीदार रहता था। मुझे एक कोऑपरेटिव दुकान में बही खाता संभालने का काम दिया गया, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा लिखा था। इसके अतिरिक्त नदी के किनारे पर की खुदाई के लिए भी मुझे कई घंटे जुटना पड़ता था। कहा गया था कि वहां एक पुल निर्माण किया जाएगा। किनारे की मिट्टी ऐसी थी कि गर्मी के मौसम में सूख कर पत्थर जैसी हो जाती थी। मेरी पत्नी को भी मेरे साथ इस काम में जोता गया था। जब हम रात को घर लौटते, तब एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमारे शरीर में से शक्ति निचुड़ चुकी होती थी। सबसे बड़ी समस्या हमारे खाने की थी। मेरी बूढ़ी मां सारा दिन घर पर रहती थी। मेरे पिता की भयानक मृत्यु को आंखों से देखते समय उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए वो कोई भी काम करने योग्य नहीं रह गई थी और इसी कारण उसे खाने का राशन नहीं मिलता था। मैं और मेरी पत्नी अपने राशन में से उसे खिलाते थे, इसलिए तीनों ही हर रोज भूखे रहते थे। राशन का यह भेद केवल हमें ही पता था, पर मां रोज हैरान होती थी कि घर में पेट भरकर खाने के लिए रोज क्यों नहीं जुटता था। मछली और सूअर का मांस पहले हर रोज उसके खाने में हुआ करता था, पर अब वो समझ नहीं पाती थी कि हम रोज मांस क्यों नहीं पकाते हैं। राशन के अनुसार हमें महीने में 1 बार मांस मिलता था, वो भी इतना कम कि वो सारा हम मां के आगे परोस देते थे।
पर माँ फिर भी हैरान होती रह जाती थी कि हम पतीला भरकर क्यों नहीं चढ़ाते थे। हमें पूरी मजदूरी कभी नहीं मिलती थी। कहा जाता था कि उसका कुछ हिस्सा हमारे नाम जमा हो रहा है, पर वो क्यों जमा हो रहा है, कहाँ जमा हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलता था। हम सब केवल ये जानते थे कि हमें व्यक्ति के रूप में नहीं, एक विशाल समूह के रूप में जीवित रहना है। मैं बहुत चौकन्ना होकर रहता था, पर मेरी माँ हमें कई बार खतरे में डाल देती थी। एक बार तो बड़ा खतरा हो गया। बात यह हुई कि मैं और मेरी पत्नी काम पर गए हुए थे। हमारी गैरहाजिरी में हमारे घर किसी को जासूसी करने के लिए भेजा गया। माँ बेचारी को कुछ पता था नहीं। एक मुद्दत के बाद कोई घर आया था। माँ ने पुरानी आदत के अनुसार उसकी आवभगत करी, उसके लिए चाय बनाई और पूरे 4 औंस चाय की पत्ती खर्च कर दी। मेरी पत्नी ने कुछ चावल संभाल कर रखे हुए थे, हमारी पूरी एक दिन की खुराक। माँ ने उन चावलों का पुलाव बनाकर अतिथि को परोस दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे ऊपर जमाखोरी का इल्जाम लग गया। कम्यून के कर्मचारी आए और सब बर्तन उठाकर ले गए, जिससे कि हम घर में खाना बनाकर खाने के स्थान पर जनता के रसोई घर में खाना खाएं। मेरी पत्नी को जनता के रसोई घर में खाना पकाने की नौकरी दी गई। मैं सवेरे दुकान पर जाता, दोपहर को नींव खोदने और शाम को कम्यून की सभा में भी अवश्य पहुंचना जरूरी होता था। उसके बाद जनता के रसोई घर में खाना खाने जाता। मुझे और मेरी पत्नी को खाना खाने का एक एक टिकट मिल गया था, लेकिन मेरी माँ क्योंकि कोई काम नहीं करती थी, इसलिए उसके खाने का टिकट नहीं मिलता था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं कमांडर से मिला और उसने कहा कि मेरी माँ को इस दशा में खाने का टिकट नहीं मिल सकता था। मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए वो कोई काम नहीं कर सकती थी। और कमांडर ने सलाह दी कि उसे बच्चों की एक नर्सरी में कुछ देखभाल करने के काम पर लगा दिया जाए। मैंने माँ को इस काम पर भेज दिया। इसके बिना खाने की समस्या किसी भी तरह से हल नहीं हो सकती थी और खाने का टिकट मिल गया। लेकिन अजीब मुसीबतें शुरू हो गई। ये शायद ना होती अगर ये नर्सरी हमारे ही पुराने मकान में ना बनी होती। माँ की मानसिक दशा ठीक नहीं थी। वो मकान को पहचान नहीं सकती थी, फिर भी बैठे बैठे उसे ऐसे लगता था कि यह मकान उसने कभी कहीं देखा था। मकान की शक्ल वास्तव में बदल चुकी थी। बगीचा नष्ट हो चुका था। पहले इस मकान में पार्टी का हेडक्वार्टर रखा गया, फिर इसमें टोकरियां बनाने का कारखाना खोला गया। इसे फौजियों के बैरक के रूप में भी बरता गया और अब यहां नर्सरी खोल दी गई थी। माँ की दिमागी हालत ने इसका एक नया ही रूप कल्पित कर लिया था। क्योंकि वो जमींदार की पत्नी होने के स्थान पर उसकी रखेल थी, इसलिए उसे मान इज्जत की जगह नहीं दी गई थी और नर्सरी के सब बच्चे जमींदार के बच्चे थे। नर्सरी की चौकीदारी के लिए जो औरत थी, उससे उसने एक दिन साफ साफ कह दिया कि उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव ना किया जाए। वो मालकिन है और वो बाहर बगीचे में धूप में कुर्सी डालकर बैठेगी और उसके लिए ट्रे में चाय रखकर बाहर बगीचे में लाई जाए। मुखिया औरत का स्वभाव में ठहराव नहीं था। बात बहुत आगे पहुंच जाती, पर मैंने किसी तरह उससे मिन्नत समाजत करके उसे कुछ ठंडा किया। बात वहीं रुक गई। और कुछ ही दिन बीते थे कि नर्सरी में 5 बरस का एक प्यारा सा बच्चा लाया गया। मेरी माँ ने जैसे ही उसे देखा, उसे लगा कि वो उसका ही वो बच्चा है जो 5 बरस का होकर उसके पास से कभी गुम हो गया था। मेरी माँ को उस बच्चे से प्यार हो गया। ये एक बड़ा अपराध था, क्योंकि हमें शिक्षा दी गई थी कि हम बच्चों को प्यार ना करें। प्यार करने से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और प्यार के अनुभव में वे एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो उन्हें प्यार करता है। उन्हें आदत डालनी चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचें, स्वयं अपने बारे में भी नहीं, बल्कि केवल एक समूह के बारे में विचार करें। छोटे बच्चे जब माँ को बहुत याद किया करते थे तो उन्हें संभालना कठिन हो जाता था। एक ही इलाज था कि उनसे कसकर काम करवाया जाए, झाड़ू देना, कूड़ा ढोना, घास खोदना आदि। पर वो बच्चा जिससे मेरी माँ को प्यार हो गया था, बड़ा दुबला पतला और हर समय रोता रहने वाला बच्चा था। ऐसे बच्चों के लिए काम का बोझ और बढ़ा दिया जाता था और जब उसे भारी काम पर लगाया जाता
मेरी माँ से ना देखा जाता और उसकी जगह पर वो काम कर देती थी। इसलिए माँ को धमकियाँ दी जाने लगी कि उसे नर्सरी के काम से हटाकर किसी और जगह भेज दिया जाएगा, पर माँ और कहीं जाने को तैयार नहीं थी। वो उस बच्चे को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती थी। बहुत समझाने पर वो दिन के समय बच्चे से दूर रहती और रात होते ही वो बच्चे को छाती से लगा लेती। माँ ने अपने आप को फिर जमींदार की चहेती औरत समझ लिया और बच्चे को अपना असली पुत्र। एक दिन माँ फर्श धो रही थी और उसके दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो आई। जमींदारी के दिनों में उसके पास कुछ हीरे थे जो उसने गड़बड़ के दिनों में एक कमरे में जमीन खोद कर दबा दिए थे। अब उसी कमरे का फर्श धोते हुए वो उस कोने को ढूंढने लगी जहां हीरे दबाए थे, ऐसे जैसे नींद में चल रही हो। हीरों का क्या हुआ, उसने कहाँ फेंक दिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर उनमें एक चांदी की तितली भी थी जिस पर मीनाकारी की हुई थी और छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। वो मैंने अपनी आंखों से देखी है उस दिन, जिस दिन मेरी माँ को अदालत में पेश किया गया। पहले तो माँ ने उस तितली के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, उसे अपने अंदर की चोली में कहीं छिपा लिया। अगले दिन या उसके अगले दिन जब उस बच्चे के हाथ में चोट लग गई, बच्चे को घास खोदने के लिए एक तेज खुरपी दी गई थी और वही बच्चे के हाथ में लग गई थी, और वो लहूलुहान जब अस्पताल में ले जाया गया तो माँ किसी तरह उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गई। बच्चा किसी के पास नहीं बहल रहा था। माँ ने उसे उठाया और एकांत कोने में ले गई। उसे बहलाने के लिए उसने चोली में छिपाई हुई तितली निकालकर उसके हाथ में दे दी। बच्चा उस दिन भी बहल गया और बाद में भी कभी कभी माँ से तितली मांगकर खेल लिया करता था। एक दिन बच्चे ने वो तितली अपने एक साथी को दिखा दी और उसने नर्सरी की मुखिया औरत को उसकी सूचना दे दी। ऐसी सूचना देने वाले बच्चों को खांड की एक चुटकी इनाम दी जाती थी। बात आगे पहुंच गई। बच्चे को बहुत मार पड़ी और बताया गया कि किसी भी बच्चे के पास ऐसी चीज का होना जो सबके पास नहीं है एक अपराध है। मां को पकड़ लिया गया। ऐसे अपराध की सजा मौत होनी चाहिए थी, पर कम्यून ने तरस खाकर केवल यह सजा सुनाई कि अगली सभा में मां का सरेआम अपमान किया जाएगा। सभा के दिन भीड़ में मैं भी था। उपस्थित रहना लाजमी था। मां को सभा में लाया गया। उसके हाथ उसकी पीठ पर बंधे हुए थे। सारी भीड़ को आज्ञा हुई कि वो जिस समय हमारे सामने से गुजरे हर व्यक्ति उसके थप्पड़ मारे और एक नारा लगाए कि वो दुनिया की सबसे घटिया औरत है। मुक्के और थप्पड़ एक साथ बरस पड़े। मां जमीन पर गिर गई। इसका मतलब यह था कि अब उसे लातों से मारने का समय आ गया था। मेरी बारी भी आई और मेरी लात को कांपने का अपराध करने का अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ये सब भुगतने से बच गई थी, ये कहकर कि खाना पकाने के लिए जनता के रसोई घर में उसका रहना आवश्यक था। सबको रात का खाना खिलाकर वो लुकती छिपती नर्सरी पहुंची और तब तक मां को अधमरी दशा में वापस नर्सरी पहुंचा दिया गया था। उस दिन उस बच्चे को भी मार मार कर उन्होंने बेहोश कर दिया था। मां ने वहां पहुंचते ही बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया था और फिर एक चटाई पर लेटकर वो बच्चे से बातें करती रही, कराहती रही। मेरी पत्नी के कानों में उसके टूटे फूटे शब्द पड़ते रहे। बच्चे से कह रही थी, आज मैं अपने बेटे के लिए भी भार हो गई। उसने मेरे लात मारी। तू छोटा है, कुछ नहीं समझता। चल हम यहां से कहीं दूर चलें। बच्चे को कभी होश आता था तो वो चांदी की तितली के बारे में पूछता था। मां उससे कह रही थी, चलो हम नदी के पार चलें।
वहां जंगल में हम तितलियां पकड़ेंगे। मेरी पत्नी ने देखा कि माँ बच्चे को लेकर गिरती पड़ती चलती पड़ी। मेरी पत्नी ने देखा कि माँ बच्चे को लेकर गिरती पड़ती चल पड़ी। मेरी पत्नी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने देखा बच्चा मेरी माँ के गले से चिपटा हुआ था। सामने नदी आ गई। माँ चलती जा रही थी। पानी उसके टखनों तक, घुटनों तक बढ़ता हुआ उसके कंधों तक आ गया और फिर सिर के ऊपर भी। मेरी पत्नी दौड़कर उसे बचा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरे सिवा किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि माँ का क्या हुआ। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी उससे भी ज़्यादा दयावान औरत थी जितना कि मैं उसे अब तक समझता आया था। तो ये थी कहानी चांदी की तितली। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।